ये तब की बात है जब बीएसई का इंडेक्स करीब 1400 के आसपास घूम रहा था, 1400 रुपये के आसपास। 1 नवंबर 1991 एक कॉल आता है नई दिल्ली से। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस समय के मिस्टर श्री नरसिम्हा राव जी, वो किसी व्यक्ति को कहते हैं कि अर्जेंट में आपको यहाँ पर एक मीटिंग पे आना पड़ेगा बिकॉज आप ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें बता सकते हो। ठीक 3 दिन बाद 4 नवंबर 1991 धनतेरस का दिन है, दिवाली की पहली दिन, जो कि आप सभी को पता है काफ़ी ऑस्पिशियस होता है, काफ़ी मतलब सब लोग चाहते हैं वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, लेकिन ये व्यक्ति बिकॉज अपने देश के प्रति इनके अंदर एक अलग फीलिंग रहती है, पहुंचते हैं। इनको बुलाया रहता है मेनली ये जो मीटिंग के लिए है वो है श्री सुनील मित्तल, प्रमोटर ऑफ भारती टेलीकॉम। उनके जो पिताजी थे श्री सतपाल मित्तल जी, वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के साथ। तो ये व्यक्ति अपने भाई के साथ संडे 3 नवंबर 1991 तक पहुंचते हैं और अगले दिन 4 को पहुंच जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने में। प्राइम मिनिस्टर अब एक क्लोज्ड डोर मीटिंग रखते हैं और ये चीज़ रिवील करते हैं कि भाई फॉरेन करेंसी की जो सिचुएशन है हमारे देश में वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। 7 दिन का ही रिजर्व बचा है, हमारे मनमोहन सिंह जी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो ये व्यक्ति पूछते भाई कैसे? तो बोले भाई शेयर मार्केट में हर कोई आपको मानता है, आपको सुनता है, आपको अब सैलाब लाना पड़ेगा, आपको एक इमोशन बनाना पड़ेगा, पूरे शेयर मार्केट में सबको बुलिश बनाना पड़ेगा। जहां जाओगे, चाहे मीडिया हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे आपका खुद का किसी से बात हो, आपके क्लाइंट हो, सबको कहना है बुलिश रहना है, बुलिश रहना है, बुलिश रहना है। बिकॉज शेयर मार्केट एक बैरोमीटर बन जाता है इकोनॉमी के लिए कि इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज ये व्यक्ति अपने देश के लिए प्लेज करते हैं, हाँ मैं अपने देश के लिए ये चीज़ करूंगा, 4487 तक सेंसेक्स को ले जाते हैं। वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 11 बजे हैं रात के, 30 दिसंबर 2001, 30 दिसंबर 2001। अचानक से थाने जेल से खबर आती है कि एक व्यक्ति की, यही व्यक्ति जो मिलने गया था वहाँ पर, 54 डेज की कस्टडी के बाद दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक में इसकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 47 की एज में। इस व्यक्ति को पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती है, कोई हार्ट का इशू नहीं रहता, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ हेरिडिटरी नहीं है, बट ये चीज़ हो जाती है। एलिगेशंस बाद में ये लगते हैं कि यार जेल की अथॉरिटीज़ ने सही से ध्यान नहीं दिया गया। 4 घंटे पहले इन लोगों को बता दिया गया था कि प्रॉब्लम हो रही है, अनयूजुअल पेन हो रहा है। इस व्यक्ति के जो ब्रदर थे सुधीर, उनको उन्हीं के पास के सेल में रखा गया था जेल में, लेकिन इनको दोनों को मिलने नहीं दिया जाता था, देख नहीं सकते थे एक दूसरे को, और किसी को ये बताया नहीं गया था। इनने सुधीर को बताया था कि यार पेन हो रहा है, कुछ करो, कुछ बोलो, बट जेल अथॉरिटीज़ नेगलेक्ट कर रही थी। इनफैक्ट ये व्यक्ति एंड मूवमेंट पे भी अपने कॉमन सेंस को लगा रहा था। इसने किसी तरह रिक्वेस्ट किया कि चलो ठीक है भाई, अस्पताल नहीं लेके जा रहे हो तो सॉर्बिट्रेट मुझे प्रोवाइड करो। देखो मैं मेडिकल बंदा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट मुझे इतना पता है कि शायद ये हार्ट वाली चीज़ के लिए हेल्प करे। कोई डॉक्टर है जो इसको व्यू कर रहा है तो कमेंट्स में बताइए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं उस पर नहीं बता सकता। लेकिन उन्होंने अपनी कॉमन सेंस लगाई, सॉर्बिट्रेट मंगवाया, जिसके कारण वो 4 घंटे और जी सक रहे थे। लेकिन 11 बजे इनको फाइनली जेल अथॉरिटीज ने बोला चल ठीक है तेरे को लेके चलते हैं, और थाने हॉस्पिटल तक, जो कि काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक था, चला के ले गए इनको। कोई वैन नहीं, कुछ नहीं, जबकि सब कुछ था, चला के ले गए। 10 मिनट बाद दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। फैमिली को ज़्यादा पोस्टमार्टम के बारे में नहीं बताया गया, कुछ रिपोर्ट नहीं दी गई, लेकिन फैमिली ने भी उस समय पे कोई एलिगेशंस नहीं लगाए, बिकॉज इनके जो पूज्य गुरुदेव जी थे उन्होंने कहा था कि कोई सेंस नहीं है, वो आप जितना भी कंप्लेन करो, जो भी करो, जेल वालों ने नेग्लेक्ट किया या जो भी करो, कोई आपकी नहीं सुनेगा, और मोर ओवर इससे ये व्यक्ति वापस नहीं आएंगे। ये व्यक्ति कोई और नहीं थे दोस्तों, ये व्यक्ति थे द लेट हर्षद मेहता। आज की इस वीडियो में मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट हर्षद मेहता डिड वाज राइट और रॉन्ग, या ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में इस वीडियो को एंड तक देखो, फिर आप ज़रूर बताओ, बीच में भी कुछ लगे तो ज़रूर बताओ आपके व्यू क्या थे, व्यू पॉइंट क्या थे। आज के इस वीडियो में मैं 30 साल बाद हर्षद मेहता की जो वाइफ है, फाइनली उन्होंने अपनी चुप्पी खोली है, ज्योति मेहता जी ने, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि किस प्रकार से हर्षद मेहता को स्केप कोट बनाया गया, और उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो पे चर्चा करूंगा। बिकॉज आज भी शेयर मार्केट में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको शायद पता होना चाहिए।
इस वीडियो पे हम टारगेट करेंगे 20,000 लाइक्स। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। तो सीन ऐसा है कि भाई सारे एसेट्स सिर्फ हर्षद मेहता के नहीं, उनके पूरे फैमिली मेंबर के, उनके कॉर्पोरेट के, सब कुछ पे होल्ड कर दिया गया था, अटैचमेंट लगा दिया गया था, जिसके कारण इनकी फैमिली वाले अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पा रहे थे। फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी इंसान के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं किसी के, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो सारे के सारे इस केस में, ये जो एक बिल्कुल ड्रामेटिक मूवी स्टाइल स्टोरी बट रियल लाइफ स्टोरी लगती है, अनफॉर्चुनेटली सारे डिनाई कर दिए गए। हर्षद मेहता एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ऑप्शन था, जिस दिन ये चीज़ बाहर आई वो उसी दिन सारी फैमिली को लेके लंदन निकल जाते, जैसे कि काफ़ी सारे लोग करते आए हैं। चाहे हम किंगफिशर की बात करें, चाहे हम गीतांजलि जेम्स की बात करें, या किसी की भी बात करें, पीएनबी घोटाले की बात करें, लेकिन हर्षद ने एक चीज़ रखी कि यार मैं अपने देश की जस्टिस पे बिलीव करता हूँ, और अपने फैमिली को भी ये चीज़ समझाए कि यार हमारा जुरिस्डिक्शन, हमारा जस्टिस करप्टेड नहीं है, कुछ लिमिट तक होगा लेकिन हमको ये जस्टिस दिलाएगा। बट पता नहीं क्या वो चीज़ सही थी या नहीं थी। हर्षद की इमेज को इतना ज़्यादा विलिफाइड किया गया मीडिया द्वारा, इतना ज़्यादा विलिफाइड किया गया एक आर्टिकल द्वारा कि इवन बिफोर, इनफैक्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट से वो गिल्टी फाइंड नहीं हुए हैं इस चीज़ के लिए कि ही इज़ अ स्कैमर, उनको पहले से नाम दिया गया स्कैमर, ताकि एक डर का माहौल बने, हर जगह पैनिक बना जाए। पूरी जुडिशरी को उन्होंने हाथ में रखा गया। एंड डिस्पाइट कि 9 साल तक मीडिया से ह्यूमिलिएशन, लोगों से ह्यूमिलिएशन, सारी चीज़ों से ह्यूमिलिएशन। आप खुद सोचो, अगर किसी व्यक्ति को, मतलब अब मैं बैक ऑफ द माइंड अगर सोचता हूँ, अगर सच में किसी के मन में खोट था तो उसके लिए क्या भाग जाना इतना मुश्किल था? जिसके पास इतने कनेक्ट्स थे, ठीक है आप बोलोगे फ्रीज कर दिया गया था, उसको बस 2-3 अपने पुराने ब्रोकर्स को कॉल लगाना था, पैसे उधार लेने थे, लंदन जाना था और अपना काम चालू करना था। वैसे भी एक व्यक्ति ऐसी चीज़ अभी भी कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, सेबी का उन पर बैन लगता है, लेकिन बेबी तो बेबी है, अभी क्या करें। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि 1993 के बाद बहुत सारी चीज़ें की गई, और स्पेसिफिकली ज्योति मेहता जी का ये कहना है कि टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलके विद द स्टेट काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया, और एक टर्म बताया गया है टैक्स टेररिज्म, मतलब टैक्स के नाम पे बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है। कैसे, अब वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए एलिगेशन सबसे पहले कैसे आए, पहले ये समझिए। एक जर्नलिस्ट ने ये चीज़ पब्लिश करी, और ये पब्लिश करी विदाउट इवन कंफर्मिंग द थिंग्स। काफ़ी सारे सवाल ये उठाए गए कि यार रिटेल ने नुकसान कर दिया बिकॉज ऑफ मेहता, रिटेल ने नुकसान कर दिया, लेकिन बैक ऑफ द डेट आप जाके देखते हो तो 1987-88 के बाद से, जब से बुलिश होना शुरू किया हर्षद मेहता ने, उनके राज में सारे रिटेल ने एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स, जी हाँ 8 to 9 टाइम्स अपने कैपिटल को बढ़ाया था। अगर वो क्लियरली बस जो मेहता कर रहे हैं वो करना है, जो खरीदने बोल रहे ये किया जाए। अच्छा, आपने एक कंटेक्स्ट बहुत बार सुना होगा, यार एसीसी में लोग बर्बाद हो गए, 300 का 10,000 ले गया, और बर्बाद हो गए। चलिए 300 के 10,000 लेगा, एज्यूम करते हैं किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपीज पे भी पैसे लगा के रखे होंगे। पर आपको पता है आज के समय पे, मैं आज की डेट पे बता रहा हूं, स्प्लिट्स, बोनस और डिविडेंड्स को अगर मिला दिया जाए तो जिस व्यक्ति ने उस समय पे 10,000 का खरीदा था, मान लो एक शेयर 10,000 का खरीदा था ना, आज के टाइम पे भी उसकी वैल्यू 90,000 रुपीज है। मैं स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड सारे ऐड करके बता रहा हूं। तो क्या हर्षद का बेट सही में, ठीक है कुछ टाइम के लिए सेंटिमेंटली ऑब्वियसली उसने ड्राइव किया है, वी आर नॉट सेइंग नो, बट क्या सही में उसका बेट इतना बेकार था? कहा जा रहा है कि बहुत सिर्फ पॉन्जी स्कीम्स में पैसा लगाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर्षद वाज द फर्स्ट पर्सन जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए इंडिया में लेके आया था। पहला व्यक्ति था बीएसई में जो बिना रिंग में जाए, जिसने अपना टेलीफोन एक्सटेंशन लगवाया जाकि वो अपने ट्रेड्स करवा सके, घर बैठे उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ऑफिस बैठ के। पहला व्यक्ति था जिसने इन्वेस्टमेंट में सीएज और एमबीएस को रिक्रूट किया ताकि टॉप नॉच एनालिसिस मिल सके। बट 1992 और 1993 में, याद रखिए ये सारे स्टेटमेंट्स ज्योति मेहता जी द्वारा है जिनने इंटेंस रिसर्च करी है और इनके
पास सारे प्रूफ एंड एविडेंस भी हैं। 92, 93 अकाउंटिंग ईयर और 93 और 94 अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से करीब 3-4 हज़ार करोड़ का एलिगेशन लगा, हर्षद मेहता ने इतना प्रॉफिट बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेट प्रॉफिट एज पर सीए's कैलकुलेशन इज ओनली 123 करोड़, मतलब फिगर्स को एग्जैजरेट किया गया। इनफैक्ट मजे की बात आप लोगों को अब मैं ये बताता हूँ, वो किस्सा बताया गया ना कि न्यूज़पेपर में आया 600 करोड़ बचे, उसके बाद 6 करोड़ ही बचे थे और इनको पकड़ा दिया गया। मज़े की बात अब तो ये सामने आई है कि हर्षद मेहता ने तो एक्स्ट्रा 22 करोड़ तक दे के रख दिए थे, जो कि आज तक इनकी फैमिली क्लेम करती है, अभी तक नहीं मिले। इनकी फैमिली को बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी, लेकिन ये क्लेम अभी तक नहीं मिला। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए। 23 अप्रैल 1992 को एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट फ्रंट पेज पे हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया पे लेके आती हैं, बिग बुल बीइंग अ ब्रोकर आस्क्ड बाय अ बैंक XYZ बैंक टू पे 500 करोड़ बट स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा सिक्योरिटीज, इस तरह के टाइटल के साथ लेके आती हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा रहता है 22 अप्रैल 1992, 22 अप्रैल 1992 कि भाई SBI को इनको पैसा देने थे, अभी तक नहीं दे पाए। लेकिन मजे की बात है कि उसके ठीक 4 दिन पहले SBI को सारे पैसे मिल चुके थे। ये एक शॉकिंग चीज है। इनफैक्ट ऑन बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग इट हैज बीन मेंशन्ड, बट एज पर ज्योति मेहता एंड अश्विन मेहता एंड अ लॉट ऑफ वर्डिक्ट्स इट वाज ऑलरेडी बीन पेड। इनफैक्ट MN गोपोरिया जी, जो कि चेयरमैन थे उस समय पे बैंक के, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को 23 अप्रैल 1992 को खुद शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बोला कि रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, जब चेयरमैन ने जर्नलिस्ट को मना किया कि भाई ये चीज सही नहीं है, जब उस हेड ने मना किया कि ये चीज सही नहीं है, तो विदाउट इवन नोइंग इतनी बड़ी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में आर्टिकल क्यों छापी गई विदाउट वेरिफिकेशन? आई मीन जैसे आजकल काफ़ी लोग करते हैं ना, हमको सोर्सेस से पता लगा, सोर्सेस से। इतनी बड़ी चीज़, हज़ारों करोड़ों की बात चल रही है और आप ऐसे ही छाप रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब मीटिंग बुलाई थी कि यार हालात ख़राब है, तब जब हर्षद मेहता ने डिसाइड किया कि यार बुलिश सेंटिमेंट रखना है, तो वो बुलिश सेंटिमेंट उसने अपनी फैमिली अकाउंट्स के लिए भी देखा कि हम लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे, हमको शॉर्ट टर्म नहीं करना है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन पर अगर एलिगेशंस लगने भी थे, तो देखो लॉन्ग टर्म का क्या रहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो तब लगेगा ना जब आपने बुक किया है, वो तो भाई कस्टोडियन ने पहले से हड़प लिया। और आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि यार लोग बर्बाद हो गए, उस टाइम पे बर्बाद हो गए, तो बर्बाद वो लोग हुए जिनने सिर्फ स्पेक्यूलेट किया था। हर्षद मेहता तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा था। और आप लोग अब शॉक हो जाओगे जान के कि उनने कौन से पिक्स अभी भी कस्टोडियन के पास जो हैं, इनकी फैमिली अकाउंट और ग्रो मोर में जो दिलाए थे। मैं नाम बताता हूँ कुछ स्टॉक्स के, और आप खुद जाके चेक करो। हीरो होंडा, रिलायंस इंडस्ट्री, कैस्ट्रॉल इंडिया, गुजरात अंबुजा सीमेंट्स, भारती टेलीकॉम, ITC, MRF, टाटा मोटर्स, ACC, अपोलो टायर्स, एक्सेल इंडस्ट्री, शी सीमेंट, टाटा टी, पॉन्ड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 1994 के बाद भी देखा गया था उनके क्लाइंट के बुक्स में। आप सोचो, अगर 2008 के क्रैश में भी आप इसका कैलकुलेशन करो, तो तब से लेके 2008 के क्रैश में भी लोग 18 गुना पैसे पे बैठे होते नेट। एंड 2021-22 की बात करूँ तो 82 टाइम्स 92 से बनाया हुआ है। CAGR कैलकुलेट करके बताना। तो क्या सही में उनके पिक्स सारे पंप एंड डंप थे? यस थे, उनमें से कुछ स्टॉक्स निकल गए, लेकिन नेट ऑन नेट स्टिल 82 टाइम्स। मजे की बात है, डिस्पाइट कॉपरेशन, जो ज्योति मेहता ने भी कहा है, अश्विन मेहता ने भी कहा है, सुधीर ने कहा है, सब ने कहा है कि CBI को उन्होंने पूरा कॉपरेशन दिया, देश से नहीं निकले, रोज सुबह रिपोर्ट करना, दिन भर क्या किया, कहीं बाहर नहीं जाना, पासपोर्ट रद्द कर दिए गए, सारी चीज़ें उन्होंने कॉपरेट की, बस इस आस में कि उनको जस्टिस मिल जाए। लेकिन मनु मानिक जी आए, इन्फॉर्मर बने, IT डिपार्टमेंट को पीछे ऐसा छोड़ा बिकॉज बेयर्स के सारे शॉट्स फंसे थे। लेकिन बेयर्स को एक चीज़ समझ में आ गई कि हर्षद का जो वो टोन था ना कि यार हमेशा देश पे बिलीव करो, देश पे लंबे अवधि के लिए पैसा लगाओ, तभी पैसा बनेगा, वो खुद सारे के सारे बेयर्स आज बुल्स बन गए। आई नो मुझे इसके लिए भी काफ़ी हेट मिलेगी, इस वीडियो के लिए भी। सपोर्ट तो कम, लाइक्स पे सपोर्ट कम हो सकता है, डिसलाइक्स ज़्यादा है कि भाई तू स्कैमर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्रूवन टिल गिल्टी जो वो बोलते हैं वो तो हुआ ही नहीं। रियलिटी में अगर आप
सिर्फ मीडिया हाउसेस पे मत जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स देखो, सारे वर्डिक्ट्स देखो, हुए ही नहीं है इस पे। आई डिड एन इंटेंस रिसर्च ऑफ क्लोज टू 40-45 आवर्स जस्ट टू मेक श्योर कि जो ये फैक्ट ज्योति मेहता कह रही है, बिकॉज हमने अभी तक सिर्फ 3 वर्जन सुने, एक मीडिया का वर्जन सुना है, एक मूवी का वर्जन सुना है, और तीसरा हमने जर्नलिस्ट का वर्जन सुना है। लेकिन जिस फैमिली ने जो सहा है उसका वर्जन तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इलीगल डिमांड्स किए गए 30,000 करोड़ के, जो कि 2200 प्रोसीडिंग्स में लगाए गए, और एक्सेस किए गए इनकम टैक्स रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड को, सेम रिकॉर्ड को 100 से 300 टाइम्स तक, जबकि लॉफुली 2 बार से ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको संक्षेप में बताओ तो मान लो आपको एक डिमांड आया इनकम टैक्स की तरफ से कि आपने 2 लाख का शॉर्टेज किया है लास्ट अकाउंटिंग ईयर में। एक बार उन्होंने दे दिया, आपने आंसर दे दिया, आपने पैसे दे दिए। 2 बार दे दिया, ठीक है। 300 बार कितना हरासिंग हो सकता है आप सोच सकते हो। फैमिली के पूरे एसेट्स अटैच किए गए, डिस्पाइट कि इनके पास सरप्लस एसेट्स था लड़ने के लिए, लेकिन पूरे फैमिली के अटैच कर दिए गए, इवन जो शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं थे। इनफैक्ट ज्योति मेहता बताती हैं कि हर्षद के कजिन थे जो कि डॉक्टर थे, उनको अपने किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपीज़ रखने थे, लेकिन पूरे फैमिली के एसेट्स ऐसे अटैच कर दिए गए। और बाद में वर्डिक्ट ये दिया जाता है कि भाई अब तुम भी नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल इंसान जैसे रहो, लग्जरी नहीं मिलेगी, अब तुम खुद जुगाड़ करो। अरे वो डॉक्टर तो अपने ही पैसे चाहता था भाई, अपनी किडनी के ऑपरेशन के लिए, वो भी नहीं। रसीला मेहता 26/4/2020, अभी हाल फिलहाल में 2 साल। रसीला मेहता मतलब हर्षद मेहता की माता जी, उनको भी काफ़ी हरास किया गया। उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको बस उनके पास कुछ हीरो मोटोकॉर्प के, हीरो होंडा के शेयर्स थे, जो ये स्कैम वैम आने के भी 4-5 साल पहले के पड़े हुए थे, जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो तक रिलीज करने नहीं दिया गया। कस्टोडियन और बैंक्स का नेक्सस था, ऐसा ज्योति मेहता जी का कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। लेकिन सस्पेक्ट किया गया था कि भाई ज्योति मेहता ने अपना ये मेन कब शुरू किया कि 2006 में, पहले ही परेशान थी, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि यार ये 590 करोड़ की जो बात चल रही है एक बैंक को देना है, ये कस्टोडियन और ये मिल के तो नहीं कर रहे। इन्होंने जब खोदा तो इनको पता लग गया कि भाई साहब मेहता साहब ने तो सारे पैसे दे दिए थे। तो ये इल्ज़ाम कैसा लग रहा है, और 8 साल से इस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं। तब एक चीज़ सामने आई कि भाई जो ये 590 करोड़ का क्रेडिट था, जैसे ही कस्टोडियन को इनने ये बात बताई और बैंक तक ये बात पता चली, तो बैंक समझ गए कि भाई ये तो हमारे ऊपर बैकफायर हो सकता, तो किसी तरह तो हमको बचना पड़ेगा। और इसीलिए अचानक से कस्टोडियन की लाइबिलिटी घट जाती है 1500 करोड़ से। जी हाँ, रातों रात कस्टोडियन की लाइबिलिटी, जो बार बार वो बोल रहे थे कि नहीं मेहता ने इतने कम किया, 1500 करोड़ से कम हो गई, और बैंक उस चीज़ को वेव ऑफ कर देता है। अगर वही अमाउंट इन लोगों को दे दिया गया रहता और उसी को होल्ड करके रखते शेयर्स पे, तो 8 गुना तो वहीं पर बढ़ जाते। फंडामेंटली साउंड शेयर थे। ज्योति मेहता का ये भी कहना है कि जो सीरीज़ बनाई गई स्कैम 1992 और जो बिग बुल बनाया गया, आइडियली क्या होता है कि आप जब भी किसी फेमस व्यक्ति पे बनाते हो तो उनका कंसेंट लेना चाहिए। जैसे हम किसी सक्सेसफुल की देखते हैं, मैरी कॉम का लिया तो उनका कंसेंट लिया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है बिग बिलियनर कुछ करके एक है, उस पर 4-5 एपिसोड्स आने वाले थे, लेकिन एक एपिसोड पे जब उन्होंने कंसेंट नहीं लिया था फ्रॉम सत्यम रामलिंगम राजू, तो उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया और वो सीरीज़ रिलीज़ नहीं हुई, वो पार्ट रिलीज़ नहीं हुई। पर यहाँ पर उनका कहना है कि स्कैम 1992 और बिग बुल जो मूवी आई थी उस समय पे इनसे किसी ने कंसेंट तक नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बताई है कि 4 साल पहले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम अनिल कपूर जी ने इनको अप्रोच किया था कि मैं एक पॉजिटिव वीडियो, एक मूवी बनाना चाहता हूँ अराउंड हर्षद मेहता, जो चीज़ें नहीं पता है लोगों को। 1 महीने के इनने डिटेल्स पे लिए, कैसे रहते थे, क्या लाइफ था, कैसा क्या था। बट बिकॉज इनकी फैमिली ग्राउंडेड रहना चाहती थी, ज़्यादा हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए दे स्टेड साइलेंट। बट अभी भी ये चीज़ हो रही है। इनका एलिगेशन है उस जर्नलिस्ट को लेके कि वो येलो जर्नलिज्म करती हैं एंड जस्ट फॉर फेम, जस्ट फॉर नेम, बहुत सारी चीज़ें वो करती रहती हैं। प्लेस द सिंपैथी कार्ड, जिस पे मेरा कुछ कहना नहीं है, उनका कहना है। उन्होंने अभी बीच में भी बोला कि बीच में भी कुछ ट्वीट्स किए गए थे, बट ये सारे ट्वीट्स और ये सारी चीज़ों से नुकसान केवल इन्वेस्टर्स का होता है, ब्लेम किसी और पे लग जाता है। मुझे नहीं पता कि ये कितनी चीज़ें सच हैं, कितनी ज़्यादा झूठ है, बट एविडेंस हर चीज़ का अवेलेबल है दोस्तों।
और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज़ ये भी पता लगी कि हर्षद पे लगे मैक्सिमम एलिगेशन आज 30 साल बाद उनमें से ऑलमोस्ट 70-80% तो वेव ऑफ कर दिए गए। तो क्या हमारे देश में सही में इस तरह के स्केपगोट हमेशा बनाए जाते हैं? क्या पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं? क्या गलती सिर्फ हर्षद मेहता की थी? क्या ज्योति मेहता और उनकी फैमिली को सही में जस्टिस मिला? क्या हर्षद की सोच कि यार देश में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करो और हम बुलिश रहेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सब ग्रो करेगी, देश के जब रिजर्व्स का प्रॉब्लम था तब बुलिश सेंटिमेंट रखना और अपने टेलीकॉम वाले दोस्त के साथ मिलके सबको हेल्प करना, क्या ये चीज़ें सही में गलत थी? टॉकिंग अबाउट द लूप होल्स, यस फेक BR वाली बात, लेकिन पैसे तो पूरे दे दिए गए थे। तो क्या सही में हर्षद मेहता गलत था? आज भी ये सवाल उठता है। ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूँ इस वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स में कंजूसी ना करें एंड कीप ट्रेडिंग।